प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे एआईसीसी जातीय प्रवक्ता श्री आलोक शर्मा जी, आम सहित अच्छा एआईसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री प्रभात कुमार जी, एआईसीसी श्री रवि जी एवं मोर साथी डॉक्टर देवाशीष भूया। गतकाली मोदी ओडिशा गस्त एवं से संपर्क में अभिभाषण एवं किसी मिथ्या फंपा प्रतिश्रुति ताको नहीं आलोक शर्मा जी आपको अवगत करेंगे, अनुरोध करेंगे आलोक शर्मा जी से आपको आदेश करेंगे। पूर्व आम गोटे 2 मिनिट वीडियो अच्छी वीडियो टी आप महाराज जी राम राम जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसको निकलते ही कॉल करता हूँ। अनुरोध करी आलोक शर्मा जी आप संबोधित हो गया? ओके। जय जगन्नाथ। सबसे पहले तो इस पवित्र पावन प्रभु परमात्मा जगन्नाथ की भूमि और हमेशा से
एक सादगी की जीवन जीने वाले उड़ीसा की इस भूमि को मैं सादर नमन करता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाबा जगन्नाथ के यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाता हूं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, उड़ीसा में हर व्यक्ति खुशहाल हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, 2-3 चीज़ों पर आज मेनली फोकस हम करके चलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि 10 वर्षों का जो कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा, जिस तरह से झूठ और भ्रष्टाचार की सरकार साहिब ने चलाई और राजा साहब आज भी झूठ बोलने से पीछे नहीं हट रहे। जैसे जैसे यहां पर अब वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनावी तापमान भी बढ़ रहा है और इनके साथ एक चीज और बढ़ रही है, वो ये है कि मोदी जी की घबराहट भी तापमान के अनुसार बढ़ती चली जा रही है। अगर पिछले आप 1 महीने की केंद्र सरकार की तमाम चीजों को देखेंगे, मोदी जी के तमाम भाषणों को देखेंगे, तो स्पष्ट तौर पर समझ आता है कि इस बार राजा साहब कोई भी एजेंडा सेट नहीं कर पाए। इस बार साहिब की चल नहीं पा रही है। साहिब का टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। झूठों के सरदार की झूठ इस बार चल नहीं पा रही है। झूठों के सरदार कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, जगह जगह घूमते घूमते बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। शुरुआत हुए थे मछली और मछली के कांटे से, और उसके बाद जिस तरह से माओवाद, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग और होते होते कमरा कांग्रेसी ले जाएंगे, मंगलसूत्र से होते होते के भैंसिया भी ले जाएंगे और पता नहीं कहां कहां तक देश के प्रधानमंत्री अपनी निम्न स्तर की भाषा को ले जाएंगे। देश का हर नागरिक सोचता है चलो यार, इस बार जो राजा साहब की भाषा है अब शायद इससे नीचे नहीं जाएगी, लेकिन हर बार वो देश को निराश कर देते हैं। उनकी भाषा का स्तर और गिर जाता है। आप देश के प्रधानमंत्री, और जब देश के प्रधानमंत्री का भाषा का स्तर निम्न होता है तो स्वाभाविक है कि राजा के जो वजीर हैं, इधर उधर जो गाहे बगाहे अपने आप को मीडिया में प्रासंगिकता बनाने के लिए, वो भी किसी की दादी पे चले जाएंगे, किसी की नानी पे चले जाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो अभी तक के 3 चरण के चुनाव हुए हैं, इस बार ये सरकार तड़ी पार, इनका जाना तय है। इस बार 2 चीजों को हम लेकर चलेंगे। उड़ीसा के संदर्भ में पूरा देश जानता है कि इनका आपस में जो समझौता है, जिसको राजनीतिक भाषा में व्यंग्य के तौर पर राजनीतिक शादी जो हो रखी है बीजेडी और बीजेपी की, उसको देखते हुए आपको लगेगा, सब कुछ स्पष्ट समझ आ जाएगा कि मोदी जी नवीन बाबू का नाम लेने से डर रहे हैं, क्योंकि वो नवीन और नरेंद्र, तो दोनों में इनका बहुत अच्छा तालमेल है और दोनों तालमेल से ही चल रहे हैं। और तालमेल से ही पिछले 10 वर्षों से इन्होंने उड़ीसा की जनता को पूरी तरह से लूटा है। 1-2 कुछ बाहर के लोग हैं, वो लोग भी आकर जिस तरह से यहां पर पूरी तरह से खदानें भी अपने राज्य के लोगों को दे रहे हैं, ठेके भी अपने राज्य के लोगों को दे रहे हैं, और कोई ईडी सीबीआई नहीं आती, क्योंकि साहब ने मना किया हुआ कि नवीन बाबू के यहां कोई दिक्कत नहीं करनी है, किसी के यहां नहीं जाना है। महिला अत्याचार हो, दोनों में कंपटीशन है कि महिला आंकड़ों में, महिला अत्याचार के आंकड़ों में केंद्र आगे निकलेगा या उड़ीसा आगे निकलेगा। महिलाओं पर अत्याचार में नेशनल एवरेज 66.5 के करीब है, और उड़ीसा में महिलाओं के ऊपर अत्याचार का जो नेशनल एवरेज है वो 103 से ज़्यादा है। आए दिन चाहे बहरामपुर हो, केंद्रपाड़ा हो, कहीं हो, जगह जगह महिला अत्याचार और रेप के तमाम घटनाएं सुनाई देती हैं। लेकिन राजा साहब जब राजस्थान जाते हैं तो वहां की सरकार को जरूर कोसते हैं। उड़ीसा आते हैं तो उड़ीसा की सरकार पर सवाल उठाने से
राजा साहब डर जाते हैं कि बेमेल जो मेरा गठबंधन है कहीं वो उजागर ना हो जाए, इसलिए वो पूरी तरह से यहां पर एहतियात बरतते हैं और यहां कहते हैं आकर के हम डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। राजा साहब से हम पूछना चाहते हैं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार आपने पहले बनाई है वहां पर क्या हालत आपने कर दी है। मणिपुर को भूल गए, 12-12 केंद्र के मंत्री वोट मांगने गए थे, लेकिन मणिपुर में जब पूरी तरह से हिंसा पीक पर थी तो न डबल इंजन का इंजन मिला, न बोगी मिली, ना कोई मंत्री गया, ना कोई संतरी गया। इनका एक सेट पैटर्न है, जिस भी राज्य में जाकर अपनी सरकार बनानी होती है या केंद्र के मुद्दे छुपाने होते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे का पता ना चल जाए किसी को, वहां पर ये कुछ सेट जुमले देते हैं। और अगर 2013-14 से आप पैटर्न देखेंगे इनका पूरा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, और फिर सिलेंडर जो था वो 410 वाला 1150 कर दिया। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ दलितों पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। और हालत यह है कि आज दलितों को SC ST के ऊपर 1.5 गुना क्राइम रेट बढ़ गया, लेकिन मोदी जी उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। अभी 2 दिन से राजा साहब यहीं घूम रहे, कल भी बड़ा भारी रोड शो किया। ईडी सीबीआई कभी रोड शो को ईडी सीबीआई नहीं देखती है, पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, ये कौन से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का है, नोटबंदी का है, कहां का पैसा है। इलेक्शन कमीशन हर चीज में आंख मूंद कर बैठा हुआ है। फर्स्ट फेज के कितना वोट परसेंटेज हुआ उसको बताने में 11 दिन लग गए। हर 1 घंटे के बाद परसेंटेज आती है, आप सब मीडिया के साथ ही देखते होंगे। 11 बजे तक इतना पोलिंग, 12 बजे तक इतना पोलिंग, 2 बजे तक इतना पोलिंग। लेकिन फर्स्ट और सेकंड फेज के कितना टोटल वोट पड़ा उसको बताने में 11 दिन लग गए इलेक्शन कमीशन को। शायद साहब के यहां से हरी झंडी नहीं मिली होगी, राजा साहब ने नहीं कहा होगा कि बताने हैं अभी, और बताए भी तो 6% वोट बढ़कर सामने आ गए। आज देश के प्रधानमंत्री बताएं कि जब डिजिटल युग है, जब एक एक चीज 1-1 मिनट में कहीं से कहीं फ्लो कर जाती है, और आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पूरी तरह से वाइस चांसलर रहे हैं ऐसा लगता है मुझे, तो 11 दिन क्यों लगे ये उड़ीसा की जनता को आप बता कर जाएं। जहां जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है वहां वहां पर क्या क्या दुर्दशा की है आपने, वो पूरा देश जानता है। डबल इंजन की सरकार कहां थी? उत्तराखंड। अंकिता भंडारी के मर्डर में, अंकिता भंडारी के मर्डर में जो वीआईपी था वो कोई आरएसएस का व्यक्ति था, तमाम अखबारों में और मीडिया में आया, आज तक नहीं पता चला। मोदी जी बताइए डबल इंजन की सरकार में वो वीआईपी व्यक्ति कौन था जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई और उस बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, वहां पर क्या हुआ पूरे देश ने देखा है। और तो और आपने दिल्ली की राजधानी जो देश की राजधानी है उसको भी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि जिस तरह से जहां जहां पर भी डबल इंजन की सरकार की इन्होंने बात की है, वहां वहां पर इन्होंने उस राज्य का सर्वनाश करने का ठेका उठा लिया है। तो डबल इंजन की सरकार का जो मोदी जी का मंत्र है वो ये है कि वहां पर अपने डमी लोगों को बैठाओ और अपने पीएमओ के द्वारा उस राज्य का शोषण करो, वहां से सारा पैसा एक्सट्रैक्ट करो और डबल इंजन की सरकार के रूप में बीजेपी की दुकान को पूरी तरह से भर लो, बीजेपी को धन दौलत से पूरी तरह से भर लो, इलेक्टोरल बॉन्ड से भर लो। क्या पूरे देश को नहीं पता
कि यहां का एक पूर्व आईएएस अधिकारी जो दक्षिण भारत के एक राज्य से आते हैं, उनके कितने मिलने वालों को ठेके दिए? क्या कभी भी कोई ईडी सीबीआई ने कोई कार्रवाई करने का प्रयास किया? मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई प्रयास किया हो। कल देश के प्रधानमंत्री ने एक और वक्तव्य दिया कि हमने 10 साल में उड़ीसा को 3 लाख करोड़ रुपया दिया। हम पूछना चाहते हैं राजा साहब, पहली बात तो यह कि आपके आंकड़े झूठे हैं। आपके तमाम मंत्री यहां पर कोई आंकड़ा देते हैं, आप कोई आंकड़ा देते हैं। पहले घर में बैठ के आप तय कर लो कि उड़ीसा को आपने केंद्र सरकार के मद से क्या दिया है। पहले घर में बैठ के तय तो कर लो आप लोग, क्योंकि आप झूठ बहुत बोलते हैं राजा साहब। इसीलिए देश अब कहने लगा कि आप झूठों के सरदार जैसे लगते हैं। आपके मंत्री आते हैं, केंद्र से लीडर्स आते हैं, वो कहते हैं 12 लाख करोड़, कोई कहता है 17 लाख करोड़। कल हमने आपको बोलते हुए सुना तो पता चला कि आप 3 लाख करोड़ बता रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं राजा साहब, ये 3 लाख करोड़ रुपए आप अपने मामा जी के घर से लाए थे क्या? क्या ये उड़ीसा का हक नहीं था? क्या ये उड़ीसा की जनता का हक नहीं था? मामा जी के यहां से याद होगा आप लोगों ने, मोदी जी की भाषा है, मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूं। मोदी जी पूछते थे पैसा मामा जी के घर से आता है क्या जो राज्यों को देते हैं? अब मैं मोदी जी से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। मोदी जी, पहले तो ये बताइए कि ग्रीन एनर्जी का जो हमारा सेस का पैसा है उड़ीसा का, वो कितना बकाया है? उसको कब तक देंगे आप उड़ीसा को? वैसे तो आप 4 जून को जा ही रहे हैं, लेकिन आज तक क्यों नहीं दिया? कोल की जो रॉयल्टी का पैसा है अभी भी वो केंद्र के पास क्यों बकाया है? उसके बाद जीएसटी का जो हमारा सेस है, सेंट्रल जीएसटी का, वो उड़ीसा का शेयर कब तक हमें मिलेगा? और जीएसटी के जितने भी बाकी मद हैं उनका पैसा अगर सारा जोड़ लें तो लगभग 80 से 90 हजार करोड़ रुपया उड़ीसा का केंद्र सरकार ने दबा रखा है। आप कहते हैं 3 लाख करोड़ दिया, हम पूछ रहे हैं ये 1 लाख करोड़ रुपया जो आपने दबा रखा है, मोदी साहब ये कब तक आप देंगे? बालासोर में एक बहुत बड़ी ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी, बहुत बड़ा ट्रेन का एक हादसा हुआ था। मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, 300 के करीब उसमें मौत हो गई। वो जांच सुना था आप, सीबीआई जो आपका वो एक कठपुतली बन के रह गई है, उसको आपने जांच दी थी। पहले कानपुर में हादसा हुआ 2016 में, तो आपने जांच एनआईए को दी थी और एनआईए ने 2017 में वो जांच बंद कर दी थी। मोदी जी, आप उड़ीसा में आए हैं। उड़ीसा जो है बहुत ही पवित्र मानसिकता और बहुत शांत लोगों की धरती है, मंदिरों की नगरी है ये भुवनेश्वर। बाबा जगन्नाथ का सबके पास ऊपर आशीर्वाद है। हम पूछना चाहते हैं कि बालासोर ट्रेन हादसे में आपके यहीं के अश्विनी वैष्णव जी जो मंत्री हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी और वो जांच कहां तक पहुंची? उड़ीसा की जनता को बताकर जाइए। अब तो कई वर्ष हो गए, आप भी आए थे यहां पर, नई जैकेट वैकेट पहन के आए थे राजा बाबू यहां। बता के जाइए कि बालासोर की जो ट्रेन एक्सीडेंट की घटना थी उसकी जांच कहां तक पहुंची, उसका दोषी कौन था? आप छोटे छोटे 1-2 कर्मचारियों को उसमें फंसाकर आप सोचें कि उड़ीसा की जनता आपको माफ कर देगी, तो आप गलत फहमी में हैं। तीसरा हमारा सवाल है मोदी जी कि उड़ीसा की जनता ये जानना चाहती है कि जिस उड़ीसा में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जल जंगल और जमीन की आप भाषण तो देते हैं मांग के ऊपर, आप बताइए कि 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था उसको आपने डाइल्यूट क्यों किया?
क्या आप अपने मित्रों को, जो आपके मित्र हम दो हमारे दो वाले हैं, क्या उनको आप यहां की खदानें देना चाहते थे? क्या जल, जंगल और जमीन पर आप उनका कब्जा करवाना चाहते थे? जंगल की पेरीफेरी में इंडस्ट्रियल बेल्ट और तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज का जो दायरा था उसको आपने छोटा क्यों किया? ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर अत्याचार उड़ीसा में क्यों बढ़े? दोनों बताएं आप, राजा साहब भी बताएं और राजा साहब के मित्र भी बताएं, नवीन बाबू भी बताएं कि यहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों बढ़े, यहां पर ट्राइबल्स के ऊपर अत्याचार क्यों बढ़े, बालासोर की घटना की जांच कहां तक पहुंची, जल, जंगल और जमीन के कानून को आपने डाइल्यूट क्यों किया, उसको खत्म करने के कागार पर क्यों लाकर खड़ा किया? उड़ीसा का 1 लाख करोड़ रुपया लगभग जो केंद्र सरकार के पास बकाया है, जिससे उड़ीसा में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो सकते थे, वो पैसा केंद्र सरकार ने क्यों नहीं दिया? अब हम साथ साथ ये भी पूछना चाहते हैं कि नवीन बाबू के सांसद राज्यसभा में भी हैं, लोकसभा में भी। आप अश्विनी वैष्णव को तो यहां से मदद करके पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन आपके सांसद मोदी जी के खिलाफ एक भी सवाल संसद में क्यों नहीं उठाते? जो तमाम विषय हैं, इनके ऊपर एक भी सवाल केंद्र सरकार के खिलाफ बीजेडी के सांसद क्यों नहीं उठाते हैं? मोदी जी, आप आते हैं, कमल का फूल आपके हाथ में होता है, आप जिस भी राज्य में जाते हैं गुमराह करके चले जाते हैं, और गुमराह भी आप झूठ बोलकर करते हैं। 10 साल हो गए, आपकी विदाई तय है। उड़ीसा की जनता को आप गुमराह मत कीजिए। उड़ीसा की जनता, नवीन जी हो और चाहे मोदी जी हो, इनके दोनों के जुमलों से और झूठे वायदों से थक चुकी है। मोदी जी, ये 3-4 सवाल हैं हमारे, मूल तो है, बीजेपी के लोग भी यहां पर इन सवालों का उत्तर दें कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार के पास है वो अभी तक नहीं आया। पुनः रिपीट करता हूं, तमाम बीजेडी के सांसद संसद में 10 साल तक खामोश क्यों रहे? किस तरह से क्राइम रेट बढ़ा ट्राइबल्स के ऊपर, उसके ऊपर मोदी जी एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? और मोदी जी बता कर जाएं कि उड़ीसा की जनता के लिए 10 साल में उन्होंने क्या किया है। अब आपके सारे सवाल सादर आमंत्रित हैं। मोदी जी 3 दिन के दौरे पर उड़ीसा आए हैं और आज कंधमाल विश्लेषण में उन्होंने कहा कि 24 के चुनाव में कांग्रेस विरोधी दल की भूमिका में भी नहीं रह पाएगा, 50 से ज्यादा सीट जीत नहीं पाएगा। देखिए, राजा साहब हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, बोलने पे तो जीएसटी भी नहीं लगता है। पिछले 10 साल से बोल बोल के पूरे देश को गुमराही कर रहे हैं वो। मोदी साहब, कांग्रेस का क्या होगा वो छोड़ दीजिए, 10 साल में आपने देश के लिए क्या किया उसके ऊपर बात कीजिए। आप प्रज्वल रमन्ना के ऊपर बोलिए कि 3000 महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने वाले के लिए आप वोट क्यों मांग रहे थे? हाथरस की बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला? वो जो व्यक्ति कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके बेटे को टिकट क्यों दिया? इन सवालों के जवाब दीजिए। 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 35 रुपए में डॉलर हो जाएगा, 15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार तो यूं ही मिल जाएंगे। मोदी साहब, सीएमआई का आंकड़ा पढ़ के आया कीजिए आप। वैसे तो आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं, उस सब्जेक्ट में आज तक किसी ने डिग्री नहीं ली, खैर आपने ले ली होगी भाई, आप राजा साहब हैं। बताइए सीएमआई का आंकड़ा क्या कहता है जो 1 हफ्ते पहले आया मोदी जी, कि अप्रैल में 47 लाख लोगों का रोजगार चला गया। वो क्यों चला गया मोदी जी, उसका उत्तर दीजिए। इधर उधर की बात ना करिए, बता के कारवां क्यों लूटा। देश के ऊपर 4 गुना कर्जे चढ़ाकर करोड़ों रुपए की गाड़ियों के काफिले में हजारों करोड़ रुपए अपनी एडवर्टीजमेंट और पीआर पे खर्च करके, और राजा साहब झूठ बोलेंगे
और उड़ीसा की जनता उनको माफ कर देगी? नहीं करेगी। उड़ीसा की जनता पूछ रही है कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, कितने हॉस्पिटल आए, ये खंडागिरी से आगे जो एम्स बना था उसमें कितने डॉक्टर्स की भर्ती हुई, वो पूछ रहे हैं कि किस शहर को क्या मिला, कितनी स्मार्ट सिटी बनी, उसमें से उड़ीसा में कितनी स्मार्ट सिटी हैं, 2 करोड़ रोजगार में से कितने रोजगार यहां मिले, सरकारी पद 30 लाख खाली हैं, उसमें से उड़ीसा के कितने बच्चों को भरा। आप लोगों को याद होगा पिछले साल एक बड़ी नौटंकी कर रहे थे राजा साहब, ऊपर चिट्ठियां बांट रहे थे, आपको याद है? 1 साल से बंद है वो। अपॉइंटमेंट लेटर्स मोदी जी दे रहे हैं, 4-6 आरटीआई लगी तो पूरी सरकार की हवा निकल गई। आरटीआई में पूछा गया भाई रोजगार किस किस विभाग में है, बताइए जरा, गायब, जवाब ही नहीं। रोजगार किस तारीख से किस तारीख को मिले, गायब, जवाब नहीं। इन रोजगारों का एडवर्टीजमेंट कब निकला था, इंटरव्यू कब हुए, रिटन एग्जाम कब हुए, गायब, कोई उत्तर नहीं। फिर राजा बाबू को लगा तो फंस गए, उल्टे फंस गए, इसलिए उन्होंने बाकी सब जवाब देने ठीक नहीं समझे। और आजकल वो रोजगार मेले के नाम पर जो नौटंकी होती थी, आजकल वो केंद्र सरकार नहीं कर रही है। राजा साहब, इस बार जो लड़ाई है वो जनता और भाजपा के बीच में, जनता और राजा के बीच में है। इस बार लड़ाई जनता और झूठे राजा के बीच में है। आप ये समझिए कि जनता इस बार जाग गई है और आपके खिलाफ पूरी तरह से खड़ी हो गई है। इस बार आपका जाना तय है। और मैं तो रास्ते में तमाम टेम्पू देखता हुआ आ रहा था, मैंने कहा कोई अडानी अंबानी का टेम्पू ही मिल जाए यार, एक टेम्पू लेके हम ही दिल्ली चले जाएं, काहे को बेकार में मेहनत कर रहे हैं। कोई मिला ही नहीं हमें। तो मोदी जी देश को बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं कि अडानी अंबानी के टेम्पू जो हैं वो कांग्रेस के घर पे जा रहे हैं, वो भी नोट भर के, इससे हल्की और ओछी बात कोई हो नहीं सकती। आप देश के प्रधानमंत्री, ईडी सीबीआई भेजिए ना, कांग्रेस के यहां भी भेजिए और उन दोनों व्यापारियों के नाम भेजिए जहां पर जिसके नाम आपने लिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, आपको शुरू से ही झूठ बोलने की बचपन से ही आदत है, क्योंकि आपकी निकासी आरएसएस से हुई है, आपके अंदर संस्कार आरएसएस के हैं और आरएसएस का धरातल और नींव और फाउंडेशन सब जो है वो झूठ पर ही आधारित है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी आप नाली से गैस निकाल के पकौड़े तलवाते हैं, कभी आप राडार पडार की बादलों की बात करने लग जाते हैं। आप देश को कहां ले जाएंगे? कोरोना में थाली और ढोल पिटवा रहे थे आप, लेकिन आज आप चुप हैं कि कोरोना की वैक्सीन की कंपनी से जो आपने करोड़ों रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड की फॉर्म में लिया, उसका बताइए कि वो पैसा क्यों लिया था। और कोई प्रश्न? आने वाले समय में राजा कौन बनेगा? देखिए, राजा रजवाड़े तो बीजेपी में ही होते होंगे। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान से देश चलता है और संविधान में जो सांसद चाहते हैं अपना मुखिया चुनना, वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। सांसद आएंगे, वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। जिस दल के ज्यादा सांसद होंगे, मुझे लगता है उसी दल के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम चाहते हैं। आगे राहुल गांधी सोनिया गांधी आने का प्रोग्राम है? हाँ बिल्कुल, माननीय राहुल गांधी जी का भी प्रोग्राम है और मीडिया के साथियों को बताया जाएगा। थोड़ा धीमा हो गया कांग्रेस का? नहीं, ऐसा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। खड़गे साहब भी आ रहे हैं, खड़गे साहब भी आपसे रूबरू होंगे बहुत जल्दी और राहुल गांधी जी भी हों। और कोई क्वेश्चन? हम पिछली बार से बहुत अच्छा करेंगे, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हम बीजेपी से बेहतर रहेंगे। हमारी मेन फाइट जो है वो बीजेडी के साथ है, लेकिन उनका जो अघोषित आपस का जो तालमेल है, गठबंधन है, अब वो उजागर हो चुका है। उड़ीसा की जनता समझ चुकी है कि दोनों मिलकर ये किस तरह से उड़ीसा की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, हमारी सीटें भी ज़्यादा आएंगी और वोट परसेंटेज भी बहुत बढ़ेगा। अभी तय नहीं हुआ है, तय होते ही सबसे पहले मीडिया के साथियों को बताएंगे। और कोई प्रश्न?
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आभार कि आप सब यहाँ आए और सच्चे अर्थों में चौथे स्तंभ लोकतंत्र के आप ही हो। आपके माध्यम से ही हमारे आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी ने उस सारी बातें बताई जो इस सरकार के जुमलों से जुड़ी है, लूट से जुड़ी है। और एक बड़ी बात, मजेदार बात बोली है उन्होंने कि ये जो बेमेल शादी है नवीन बाबू और मोदी जी की, उस चीज से उड़ीसा के युवा को सोचना पड़ेगा कि उड़ीसा के संसाधन उड़ीसा के लोगों के लिए होंगे या उड़ीसा के संसाधन को लूट कर मित्रों को दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका आने के लिए। जय जगन्नाथ।